नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11 ज्योग्राफी भूगोल के एनुअल एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे हम आपके एनुअल एग्जाम के ब्लूप्रिंट को, पैटर्न बोले तो यानी कि आपका एग्जाम कैसा रहेगा, उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उनका क्या कुछ रहने वाला है, आपके 5 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, कहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, मैप वर्क कैसा आएगा। तो सारा का सारा पैटर्न है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई के ऑफिशियल पैटर्न पर बेस्ड है। सीबीएसई के ऑफिशियल पैटर्न बोले तो देखिए, जो सीबीएसई है वो क्लास 10th और 12th यानी कि जो बोर्ड की क्लासेस होती है उनके लिए एनुअल एग्जाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो इश्यू करता है। ठीक, जो 9th और 11th क्लास होती है उनको फॉलो करना होता है 10th और 12th क्लास को। तो देखिए, जो 12th क्लास का पैटर्न है वही पैटर्न सेम रहेगा 11th क्लास के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, आपके लिए काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एक मोटे तौर पे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, उनकी लैंग्वेज किस टाइप की रहेगी, कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाते हो कि इस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है, और उससे कई सारी और भी हेल्प मिलती है। जैसे देखिए, आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, ठीक, और सब कुछ आपको ठीक से आ रहा है, ठीक से आपको लगा कि हाँ ये सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, ये सब कुछ हमने प्रिपेयर कर लिया है, तो आपका मोराल हाई होगा, आप बेटर तरीके से फोकस कर पाओगे। ओके, दूसरी सिचुएशन में हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का ट्राई किया, आपने कोशिश की, और आपको लगा कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ भी अटक रहा हूँ, मैं वहाँ भी लटक रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये भी अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम है, हम एटलीस्ट फोकस कर पाएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, फोकस कर पाएंगे हम उन चैप्टर्स के ऊपर जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए। ओके, इसके साथ साथ जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जब जो हमारा एनुअल एग्जाम है, एक्चुअल में जब एग्जाम देने के लिए हम जाएंगे तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी हमारी कम हो जाती है। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये क्लास 11th ज्योग्राफी का हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रहेगा, और आपको टाइम मिलेंगे 3 hours 180 minutes मिलने वाले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 70, 30 की आपकी प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ से हमें मिलेगा एक ब्लूप्रिंट की कहाँ से क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा एनुअल एग्जाम का, उसमें 4 टोटल सेक्शन रहेंगे, ABCD। ओके, टोटल 4 सेक्शन रहेंगे। इसमें जो आपका सेक्शन ए रहेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 17 जो रहेंगे वो MCQs रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 यानी कि 17 क्वेश्चन, फर्स्ट 17 क्वेश्चन है वो आपके MCQs रहेंगे, जिनके 1 मार्कर यानी कि कैरी इक्वल मार्क्स रहेंगे। कितने? 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल 1 मार्कर क्वेश्चन 17 होंगे, तो 17 आपके MCQs हो जाएंगे फर्स्ट सेक्शन में। उसके बाद सेकंड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 to 23 रहेंगे, और ये रहेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो रहेंगे वो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। उसके बाद जो 20 है, 21, 22, 23 ये आपके 3 मार्कर रहेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके। उसके बाद जो सेक्शन सी रहेगा उसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28 और 29। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, और वो आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? उसके बाद आपका जो सेक्शन डी रहेगा उसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जिसके 5 मार्क्स रहेंगे। देखिए, आपका मैप वर्क्स की क्या स्टोरी है यहाँ पे। आपका जो बुक ए और बुक बी है, इसमें से देखिए आपका 5 मार्क्स का मैप वर्क रहेगा, और 5 मार्क्स के आपके डायग्राम रहेंगे। तो उसमें ज़्यादा चांसेस यही रहेगा कि आपका बी बुक है वहाँ से आपका मैप वर्क रहे, और जो आपकी ए बुक है वहाँ से आपको डायग्राम्स दिए जाएं। तो दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जहाँ तक मैप वर्क की बात है तो क्लास 11th का सीबीएसई की ओर से ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं दिया जाता कि पर्टिकुलरली आपको ये पॉइंट करना है, जैसे कि 12th क्लास में आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें सिलेबस भी डिस्कस किया कि ए बुक में से क्या कुछ बन रहा है, बिग बुक में से आपका क्या कुछ बन रहा है, और उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ओके, उस वीडियो को कहाँ देख सकते हो, क्लास 11th ज्योग्राफी या फिर क्लास 11th ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर, चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन ए के साथ। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 17 MCQs। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा MCQ दिया गया है, फर्स्ट हमारा MCQ है
विच वन ऑफ द वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। हमें क्या बताना है कि कौन सा जलीय भाग है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान सी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ओके, करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। हमें बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी जो शब्द है उसका यूज़ किया था। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन पेपर में, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। कि जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4, उनमें से कौन सा लक्षण है जिसको हम फिजिकल फीचर यानी कि भौतिक लक्षण कह सकते हैं। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैदान, प्लेन। देखिए पतन है, रोड जो दिया गया है, वाटर पार्क जो दिया गया है, यानी कि पोर्ट, रोड और वाटर पार्क जो दिया गया है, ये क्या है, ये सभी मैन मेड फीचर है। इसमें प्लेन क्या है, दैट इज ए फिजिकल फीचर। ओके, उसके बाद फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, 3.8 अरब वर्ष पहले यहाँ पर जीवन की शुरुआत होती है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग है जो ज़्यादा विनाशकारी है, ज़्यादा डेंजरस है। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू। जो ध्रुवीय प्लायन बल है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। इसमें ऑप्शन हमें दिए गए, ए प्लेट से रिलेटेड है, बी रोटेशन ऑफ द अर्थ से है, सी ग्रेविटेशन से है, डी टाइड से, यानी कि प्लेट्स पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वाकर्षण, ज्वार भाटा। 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है ध्रुवीय प्लायन बल, पोलर फ्लिंग फोर्स। उसके बाद 7th हमें क्वेश्चन दिया गया। 7th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कंस्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि हमारा जो वायुमंडल है उसका प्रमुख जो भाग है वो कौन सी गैस है, यानी कि ज़्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ये हमें बताना है। तो ये सभी को पता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो करेक्ट आंसर है। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% के आसपास, नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद 8th जो क्वेश्चन रहेगा आपका, 8th क्वेश्चन दिया गया, द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज। कि पृथ्वी की सतह पर वायुदाब में जो एयर प्रेशर है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये हमें बताना है। तो इसका रिजल्ट निकलता है विंड, पवनें चलने लगती है। जैसा आपने जो में पढ़ा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा पवनें चलती है। जैसे समर में क्या होता है, अगर हम समर को देखें, इंडिया की अगर हम सिचुएशन को लें, तो समर में ये होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर क्या होता है, वो होता है लो। और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और एयर प्रेशर क्या होता है, वो होता है हाई। तो समर में सी टू लैंड की ओर पवनें चलती है, जो मॉनसून विंड के नाम से हम जानते हैं। ओके, इस टाइप से चलती है। तो ये किसका रिजल्ट बनता है, ये विंड यानी कि पवन का कारण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 9th क्वेश्चन को देखिए। 9th हमारा क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमें उस तत्व की पहचान करनी है कि जो जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र का हिस्सा नहीं है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रेशन, जल योजन है वो जल चक्र का हिस्सा नहीं है। इसमें एवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है, इसमें कंडेंसेशन यानी कि संघनन होता है जिससे बादल बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, वर्षा वगैरह होती है। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया। 10th क्वेश्चन है, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो इसमें ऊपरी परत आपकी डी रहेगी, एक्सोस्फेयर, वायुमंडल। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन को देखिए। 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा MCQs में। 11th क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज नॉन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज नॉन एज, उसको क्या कहा जाता है, जलवाष्प जब वापस जल में चेंज हो जाता है। देखिए, जब इवेपोरेशन होता है कैसे होता है,
जो लिक्विड फॉर्म से है वो जलवाष्प में चला गया ना, वाटर वेपर में, उसके बाद वो वापस वाटर में टर्न हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंडेंसेशन उसे कहेंगे, संघनन। ओके, कंडेंसेशन। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। कितना कम होता है? 165 मीटर की हाइट के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो कम हो जाता है। तो ऐसे और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, इससे कंडेंसेशन होता है। उसके बाद 12th क्वेश्चन दिया गया है हमारा। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें देखिए एक छोटी सी ट्रिक है कि कैसे हम कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं कि किसकी सबसे लंबी है, किसकी सबसे छोटी है। तो इसमें एक लाइन बोली जाती है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक। इसमें क्या है? इसमें उन सभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के नेम हैं और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट फ्रंटियर के साथ है। वैसे बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए रहेगा। उसके बाद च से चाइना, उसके बाद पै से पाकिस्तान, उसके बाद न से नेपाल, उसके बाद M फॉर म्यांमार, उसके बाद B से भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। शॉर्टेस्ट है वो अफगानिस्तान के साथ है और सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया 13th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सिलिका लेक सिचुएटेड? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चिलिका लेक स्थित है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, ओडिशा। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन हमें दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? ओके, अब नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी हद तक वो डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, फ्लड बहुत ज़्यादा आती थी किसी एक पर्टिकुलर रिवर के कारण, उसका नाम बताना है। तो वो करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, दामोदर रिवर। ओके, दामोदर को सोर ऑफ बंगाल कहा जाता था। और इसमें जो कोसी ऑप्शन दिया गया, दैट इज़ नॉन एज द सोर ऑफ बिहार, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन है। 15th हमारा क्वेश्चन दिया गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माजुली इज लोकेटेड इन विच रिवर ऑफ इंडिया? हमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, वो भारत की किस नदी में? तो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो आपका सी रहेगा, ब्रह्मपुत्रा। ओके, ब्रह्मपुत्रा नदी में है माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। उसके बाद 16th हमारा क्वेश्चन रहेगा, ट्रीज इन द थॉर्न फॉरेस्ट आर? उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन होते हैं उसमें पेड़ कैसे होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है टॉल, ऑप्शन दिया गया है डेंस, ऑप्शन दिया गया है स्केटर्ड, ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑल ऑफ दीज, कि बिल्कुल सभी ऑप्शन है। ओके, तो इसमें देखिए कंटीले वनों की बात हो रही है, तो उसमें लंबे तो नहीं होते वो, ठीक, ये तो नहीं हो सकता, घने भी नहीं होते, स्केटर्ड बिखरे होते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 17th क्वेश्चन है, नेम द सी विच एग्जिस्टेड इन प्लेस ऑफ द हिमालयस? हमें उस समुद्र का नाम बताना जो हिमालय की जगह पर हुआ करता था, जैसा हमने जियो में पढ़ा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन हमें दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, टैथिस सी, टैथिस सागर हुआ करता था हिमालय की जगह पर। तो ये रहेंगे हमारे सेक्शन ई में 17 MCQs रहेंगे। क्लियर? चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ हिंट की बात करेंगे, यानी कि डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आंसर को। तो इसमें आपका जो 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन क्या रहेगा, 18th और 19th दोनों क्वेश्चन आपके सोर्स बेस्ड रहेंगे। तो इसमें हमें सोर्स दिया जाएगा, उन सोर्स को हमें रीड करना है और उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहेंगे 3 क्वेश्चन। ओके, जैसे इसमें 18th हमारा 18.1 क्वेश्चन दिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज ब्रिटल इन नेचर? कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है वो भंगुर प्रकृति की है? भंगुर प्रकृति मतलब कि वो जो टूट फूट जाती है जल्दी, तो इसमें सबसे ऊपरी है, तो इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रस्ट। उसके बाद 18.2 दिया गया, 18.2 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें देखिए आपके आंसर आपको सीधे मिलेंगे। आपका सबसे पहले देखिए कि ज़्यादातर के आंसर देखिए सबसे ऊपरी परत, जस्ट ए मिनट हम बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, वो है आपकी भू प्रॉपर्टी, तो इसमें लिखा हुआ कि वो भंगुर प्रकृति की है। ठीक, उसी तरीके से जो हमारा क्रोड है उसमें निकल और लोहा यानी कि निकल और फेरस मिलता है, तो इसको नीफे कहा जाता है। तो इस टाइप से अगर इसको रीड करोगे तो ज़्यादातर जो आपके आंसर है वो आपको यहाँ से सीधे मिल जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि निम्नलिखित में से किस परत को नीफे कहा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज रेफर टू एज द नीफे लेयर?
तो इसमें आपका सी यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोड या कोर। उसके बाद पृथ्वी की परतों का सबसे भीतर से बाहरी क्रम में सही क्रम क्या होगा, कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट बतानी है सबसे पहले। देखिए इनर मोस्ट कोर हो गई हमारी, ओके, उसके बाद मेंटल हो गई, उसके बाद आपकी क्रस्ट हो गई, ठीक, यही है ना, सबसे अंदर तो कोर है और सबसे बाहर क्रस्ट है, बीच में मेंटल है, तो आपका सेकंड करेक्ट आंसर होएगा। उसके बाद 19th क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का रहेगा आपका। यहाँ पर भी क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर भी आपका सोर्स बेस्ड है, हमें एक सोर्स दे दिया गया, ठीक, इस पिक्चर को हमें देखना है, इस डायग्राम को हमें देखना है और उस पर बेस्ड क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको हमें आंसर देना है। तो देखिए इसमें दिया गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिया गया है, कॉन्टिनेंटल स्लोप दी गई है, महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय ढाल है, इसमें बेसिन फ्लोर दिया गया है, इसमें एवरेज डेप्थ दी गई है कितनी होती है, जो कि 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर होती है समुद्र की गहराई, और एवरेज जो हाइट होती है वो 1 किलोमीटर होती है। यहाँ से हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे, ओके, इसी पर बेस्ड है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग हाइट। हाइट, बढ़ती हुई हाइट के अकॉर्डिंग इसमें से सही सा क्रम कौन सा, ये हमें बताना है। देखिए सबसे गहरे से शुरू करना हमें, तो इसमें देखिए बेसिन तल है, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है महाद्वीपीय ढाल, उससे ऊपर आ जाता है महाद्वीपीय शेल्फ, यानी कि फोर्थ रहेगा ओशियन बेसिन फ्लो रहेगा, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाएगा, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाएगा। तो इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद 19.2 की अगर बात करें, यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ से पूछा गया कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन। ओशन की एवरेज डेप्थ, औसत गहराई कितनी है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग एवरेज जो डेप्थ है वो 4 किलोमीटर है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 19.3 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें दिया गया कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द कंटिनेंट। महाद्वीप की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सेकंड रहेगा, 1 किलोमीटर अबोव द सी लेवल, समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊपर। तो ये रहेंगे आपके 18th और 19th जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके सोर्स बेस्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें बताना है कि वायुमंडल की सभी परतों में क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। वाई इज द ट्रोपोस्फेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। हमें बताना है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, सभी जितनी भी लेयर्स है उसमें से। क्यों, देखिए ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो कई तरीके से, जैसे हमारे से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, वेदर इट इज़ द रेनफॉल है, रेनफॉल के साथ साथ अगर हम बात करें स्नोफॉल है, ओके, आंधी तूफान है, चाहे साइक्लोन्स आ रहे हैं, चाहे सैंडस्टॉर्म्स आ रहे हैं, वो सब कुछ यहीं पे होता है। इसके साथ साथ अगर हम एयर के लिए जो यूज़ करते हैं एरोप्लेन के लिए, तो वो भी यानी कि वायु परिवहन होता है, वो भी यहीं इसी रूट में होता है। जो ऑक्सीजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस है, वो भी इसी लेयर में मिलती है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें 2-3 पॉइंट्स में ये बताना है, क्लियर। उस पर 21st हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक बताने हैं। देखिए इसमें से कई सारे फैक्टर होंगे, इसमें सबसे पहले तो आप बताओगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बिगिन टू डिक्रीज, कम होना शुरू हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा बताओगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सी एंड वाटर, सी एंड द लैंड, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जहाँ पर समुद्री भाग है वहाँ पर तापमान थोड़ा नियंत्रित रहेगा, कम रहेगा, स्थलीय भाग पे तापमान ज़्यादा रहता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो प्लेसेस है जितने ऊंचे होंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा ओशन करंट्स है वो भी लिटिल बिट उसमें चेंज लेकर के आते हैं, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स आपको बताने हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस दिए गए, कि इसमें बताइए कि इंडियन जो रिवर्स है उनके मेन फीचर्स क्या है, और ये जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है उनसे डिफरेंट कैसे है, प्रायद्वीपीय नदियों से कैसे अलग है। तो देखिए बड़ा बेसिक ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें बता दो कि भारतीय नदियाँ कैसी होती है। इसमें कुछ सदाबहानी भी है, बारहमासी भी है, कुछ मौसमी भी होती है, सीजनल होती है, सम आर द पेरिनियल, सम आर द सीजनल्स, एंड दीज आर क्वाइट लॉन्ग एंड दीज आर हैविंग द क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। ये सब कुछ बता दो, फिर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दोगे। हिमालय की जो रिवर्स होती है वो लॉन्ग होती है, वो शॉर्ट होती है,
हिमालय की रिवर्स है पेरेनियल यानी कि सदाबहार होती है, वो सीजनल होती है। हिमालय की जो रिवर्स होती हैं दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है क्योंकि नहरें निकाली जा सकती है, वो लेस सूटेबल होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, वो कम सूटेबल होती है क्योंकि उनमें सीजनल है, पानी सूख जाता है, लाइक दैट कुछ बता सकते हो। उसके बाद 22 आपका रहेगा वायु की गति। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। वायु की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना। देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्पीड और डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें एक तो रहेगा हमारा एयर प्रेशर, वायु दाब है, ओके। दूसरा रहेगा जो घर्षण बल है, फ्रैक्शन है, उसके कारण। तीसरा रहेगा कोरियोलिस फोर्स, ओके। 3 कारण रहेंगे, कोरियोलिस बल रह गया, वायु दाब रह गया और घर्षण। घर्षण मतलब जैसे कि जो बिल्डिंग हो गई, पेड़ पौधे हो गए, तो वो अवरोध पैदा करते हैं, तो वो भी स्पीड गति को प्रभावित करते हैं। तो ये 3 बता दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद 23 जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखिए जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के विनाश के कारण क्या है ये बताना हमें। बायोडाइवर्सिटी मीन्स दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस, कि एक जगह पर अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को वहाँ की जैव विविधता बोलते हैं, ओके। जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता। ये विनाश क्यों हो रहा है? देखिए विनाश के कई कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या हो गया, ओके, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया, वी नीड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन, शहर फैलते जा रहे, इसलिए भी वनों को साफ कर दिया गया। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सच एज द रोड हो गए, हमारे इंडस्ट्रीज़ हो गए, इससे भी ये पेड़ काटे गए हैं खूब, ओके। तो ये बता सकते हो। इसके साथ साथ पोचिंग आप कह सकते हो, इलीगल हंटिंग है वो आप कह सकते हो। तो इससे भी वन और वन्यजीव का विनाश हुआ। कॉमन सा क्वेश्चन है, 3 मार्कर है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको। उसके बाद है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ये आप बता दीजिए कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं वनों के संरक्षण के लिए। देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, ओके। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो यहाँ से सिर्फ ये नहीं कि नेशनल पार्क डिक्लेयर किया तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए किया गया है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको भी कंजर्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है कि नेशनल पार्क के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ फॉरेस्ट हैं उनको रिजर्व फॉरेस्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो वो भी प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। इसके साथ साथ जैसे अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री है, इस टाइप के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, अवेयरनेस कैंपेन जो लॉन्च किए गए, तो लाइक दैट कि इस टाइप की कुछ 3-4 चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद आपका रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या रहेंगे, इसमें आपके रहेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन, क्लियर। तो इसमें देखिए आपका 24th क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बांगर एंड खादर सॉइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो है आपकी एलुअल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। और बांगर और खादर में अंतर बताना हमें। देखिए जो ये रिवर है मान लीजिए, ओके, तो रिवर के पास की जो सॉइल होती है दैट इज़ द खादर सॉइल, जिसको हम न्यू एलुअल सॉइल कहेंगे। और जो दूर वाली होती है उसको हम ओल्ड एलुअल सॉइल कहेंगे, ओके, वो होती है हमारी बांगर। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए जो बांगर खादर सॉइल है दैट इज़ ए लो लाइंग एरिया। खादर सॉइल रीजन है दैट इज़ ए लो लाइंग एरिया एंड दैट गेट फ्लडेड एवरी ईयर, कि लगभग हर साल यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। इससे क्या होता है, एक नई लेयर बिछ जाती है, एक नई मिट्टी आ जाती है, तो ये ज़्यादा फर्टाइल होती है एंड कंपेरेटली मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ज़्यादा सूटेबल है। जबकि ये जो बांगर है दैट इज़ कंपेरेटली हाई लैंड होती है, ऊंची ज़मीन होती है एंड दैट डजेंट गेट फ्लड एवरी ईयर, यहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती। सो दिस वन इज़ द ओल्ड एलुअल सॉइल, कंपेरेटली थोड़ी कम उपजाऊ होती है। इतना कुछ बता दोगे डायग्राम सा बना के तो हो जाएगा आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या बताओगे, जैसे सबसे पहले अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इंडियन मानसून वी रिसीव द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द इंडियन मानसून एंड दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बराबर नहीं है, असमान रूप से वितरित है। Some parts of the countries are there which are receiving more than 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल भी मिलती है वहाँ पे। कुछ ऐसे जहाँ पर लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल भी होती है ना। तो पहला फीचर ये हो जाएगा। दूसरा फीचर रहेगा अनसर्टेन। इंडियन जो मानसून है उससे जो बारिश होती है दैट इज़ अनसर्टेन, अनिश्चय होता है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब कोई पक्का गारंटी नहीं है आएगी या नहीं आएगी, कितनी आएगी, ओके, अनसर्टेन भी है। उसके साथ साथ तीसरा फीचर हो जाता है इरेगुलर। इरेगुलर मतलब अनियमित भी है। अनियमित मतलब देयर इज़ नो फिक्स टाइम ऑफ द अराइवल एंड द डिपार्चर ऑफ द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून, कि कब आएगा कब जाएगा कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ओके। तो 3 चीज़ें हो गई, असमान वितरण हो गया,
अनिश्चित हो गई, इरेगुलर भी हो गई, ओके, अनियमित भी है। इसके साथ साथ अगर बात करें फोर्थ फीचर आप बता दोगे कि दैट इज़ हैवी रेनफॉल, कि इंडियन जो रेनफॉल होती है दैट इज़ क्वाइट हैवी इन नेचर। हमारे 40-42 डेज होते हैं जिसमें हम 75% कोटा पूरा कर देते हैं। तो इसलिए भारतीय जो रेनफॉल है, बारिश है, उसके बारे में कहा जाता है ये नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया, कि भारत में बारिश बरसती नहीं है बल्कि गिरती है। ओके, तो ये फोर्थ फीचर हो गया। फिफ्थ फीचर बता दोगे, बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे कुछ फीचर्स आप बता दोगे तो उसमें कवर हो जाएगा ये। उसके बाद 26 आपका क्वेश्चन है, इसमें ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के चित्र बनाइए। देखिए इसमें दिया गया हमें क्या दिया गया, इसमें हमें दिया गया है गोखुर झील, ऑक्सबो लेक दिया गया, ऑक्सबो लेक, और सेकंड दिया गया इसमें रिवर मेंडरिंग, नदी विसर्पण। देखिए मैदानी जो इलाका होता है उसमें नदी ऐसे चलती है, बल खाती है, ठीक, तो इसे बोलते हैं रिवर मेंडरिंग। अब इसमें क्या होता है, कई बार जैसे नदी जो बल खाती हुई जा रही है तो उसमें जब बल खाती जाती है तो वो सामने ऐसे पानी टक्कर मारता है, कटाव करती है, तो कई बार वो सीधी मिल जाती है यहाँ से, ओके, सीधी मिल गई काफ़ी टाइम के बाद, और ये वाला जो पार्ट है वो अलग रह गया, गाय के खुर की तरह, ऑक्सबो लेक इसको बोलेंगे हम, ओके, इस टाइप से होता है। ये ऑक्सबो लेक हो गया, ये आपका नदी विसर्पण हो गया, रिवर मेंडरिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक की अगर बात करें तो ये जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर इस टाइप की हमें आकृति मिलती है। वहाँ क्या होता है कि जो सैंडस्टॉर्म्स आते हैं वो काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलती है, उनके साथ साथ छोटे छोटे कंकर पत्थर वगैरह भी चलते हैं। तो लंबे टाइम के बाद कैसा होता है कि अगर कोई चट्टान वगैरह कहीं पे खड़ी है तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो इरोजन है, अपरदन है, कटाव वो ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ कम होगा, तो नीचे से वो कमज़ोर हो जाएगी, ऊपर से वो मोटी रहेगी उतनी, तो इससे वो मशरूम की तरह दिखाई देगी वो रॉक, वो चट्टान, तो इसे मशरूम रॉक बोलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह में ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया बरखान, ये भी डेजर्ट एरिया से रिलेटेड है कि तेज़ हवाएं जब चलती है तो रेत के जो टीले होते हैं वो इस शेप में आ जाते हैं, क्रिसेंट शेप में आ जाते हैं, तो आधे चांद के आकार में आ जाते हैं, तो इस शेप को हम बोलते हैं बरखान। उसके बाद दिया गया स्टेलेगमाइट। क्या होता है स्टेलेगमाइट, देखिए कि जो ऐसी केव्स जो चूने पत्थर वाले इलाके में होती है, तो वहाँ पर जब ऊपर से रिस करके, ऐसी गुफाओं में जब ऊपर से रिस करके पानी गिरता है तो नीचे वो चूना जमा होना शुरू हो जाता है और ऐसे एक स्तंभ बन जाता है। उस स्तंभ को, नीचे वाले स्तंभ को हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट। ऊपर से भी कई बार बन जाता है चूना, अगर वहीं चिपका रह जाए तो उसे स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, इसको स्टेलेगमाइट बोलते हैं। ओके, तो ये रहेगा आपका 26 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 27 हमें दिया गया व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में कुछ प्रमाण दीजिए। देखिए इसमें काफ़ी सारे आप दे सकते हो, जैसे जिग्सा फिट की बात कर सकते हो कि वी कैन फिट द साउथ अमेरिका विद द अफ्रीका कंटिनेंट, उसके साथ जैसे साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है दैट कैन बी एग्जैक्टली फिट इनटू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका के साथ बिल्कुल फिट किया जा सकता है। सेम नॉर्थ अमेरिका है, उसको यूरोपियन जो कोस्ट है उसके साथ फिट किया जा सकता है। तो एक तो ये प्रमाण है। दूसरा है रॉक्स ऑफ द सेम एज, रॉक्स दैट आर अवेलेबल दैट आर प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका के, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है और जो ईस्टर्न कोस्ट पे है अफ्रीका के, वो एक ही एज की है। ऐसे जो फॉसिल्स जो है, जीवाश्म है, वो भी सेम ही उम्र के हैं, सेम ही एज के हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो जलोढ़ निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं, वो भी सेम ही एज के हैं, सेम ही क्वालिटी के। तो ऐसे कुछ काफ़ी सारी जो 4-5 एविडेंसेस हैं उनको थोड़ा डिटेल में आपको बताना है। क्लियर, हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ कि किस टाइप से क्या लिखना आपको। उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, वर्षा के प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए चित्र जरूर बनाना है कि उसमें 2.5 मार्क्स आपकी डायग्राम के रहेंगे। तो इसमें देखिए देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। एक तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें तो वो होती है जैसे किस टाइप से कि यहाँ पे दिन में गर्मी ज़्यादा तो ऊपर से इवोपरेशन होगा तेज़ी से और बादल बन जाएंगे, और शाम को जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो वो बारिश होगी वापस। ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, उसमें कोई मानसून वगैरह का लेना देना नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, उस दिन ऐसा कुछ होता है। दूसरा होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके, जिसे धरातलीय वर्षा आप कह सकते हो। तो वो रेनफॉल कैसे होती है कि मान लीजिए कि पवनें चल रही है जिसमें मॉइस्चर है, रास्ते में कहीं पे पर्वत वगैरह आ गए तो उसको क्रॉस नहीं कर पाती, ऊपर की तरफ जाती है, तो इससे कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, बारिश होती है। इंडियन मानसून इसी टाइप से बारिश करता है और यहाँ पे बैरियर का काम करता है हमारा हिमालय, ठीक। और तीसरे प्रकार की होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। वो आप सभी को पता है कि साइक्लोनिक रेनफॉल है वो कैसे होती है, जस्ट ए मिनट।
चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 28th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है वायुमंडल की संरचना को। देखिए इसमें लेयर्स बतानी है आपको। इसको अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें इजीली आप याद रख पाओगे। इसको बोलते हैं सो सम आव। ओके, ये लेयर है। क्षोभ मंडल हो गई, ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके बाद आपका समताप मंडल हो गया, उसके बाद आपका मध्य मंडल हो गया, उसके बाद आपका आयन मंडल हो गया, उसके बाद आपका बाह्य मंडल हो गया। ओके, उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर ये हो गए। इनका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या क्या बनाना है आपको, हाइट का एवरेज हाइट यहाँ पे आप लिखोगे 13 किलोमीटर, उसके बाद 50, फिर उसके बाद 80 किलोमीटर, उसके बाद 400 किलोमीटर और वो बाहर हो गया। तो ये चीज़ें बतानी और एक एक दो फीचर आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे। क्लियर। उसके बाद 29th क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओशनिक करंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। कि आप ये महासागरीय धाराएं उनसे क्या समझते हो, ये क्या होती है, इनके टाइप्स बताने और इनकी इंपॉर्टेंस बतानी। देखिए ओशन करंट्स क्या होते हैं, दीज आर लाइक दैट ऑफ ए रिवर्स। जैसे रिवर्स होती है तो उसी टाइप से ये ओशन करंट्स होती है। इन ओशन करंट्स वाटर फ्लो इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसे हम ओशन करंट बोलते हैं। ओके, ये ओशन करंट्स हैं, ये टेम्परेचर के बेस पे ये कोल्ड हो सकते हैं, ये वार्म हो सकते हैं, ठंडी या गर्म हो सकती है। ओके, ये टेम्परेरी हो सकती है, ये परमानेंट हो सकती है। क्लियर। ये सरफेस हो सकती है, ये डीप वाटर ओशन करंट्स हो सकती है। तो ये 6 टाइप्स के हो सकती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। जहाँ पर वार्म या कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं तो वहाँ प्लैंकलेट्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं जो फिशरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो हाई लैटिट्यूड्स है तो वहाँ पर बर्फ़ जमने नहीं देती है जो वार्म ओशन करंट्स है, तो वहाँ पे हार्बर वगैरह का काम थ्रू आउट द ईयर चल पाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो डी सेक्शन दिया गया, इसमें क्या दिया गया, ये हमारा मैपवर्क का सेक्शन रहेगा। इसमें हमें दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स होंगे जो मैपवर्क से रिलेटेड रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ से रहेंगी, आपके बी बुक में से रहेंगे। ओके, क्योंकि वहीं से मैपवर्क के ज़्यादातर आइटम बनते हैं। टोटल मैपवर्क हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या दिखाना है, जैसे चेन्नई है, आपको पता है कहाँ चेन्नई है, त्रिपुरा दिया गया है, कावेरी रिवर को दिया गया है, मालाबार कोस्ट को दिया गया है और थार डेजर्ट को दिया गया है। तो ये आपको मैपवर्क सेपरेट मिलेगा, उसके ऊपर आपको इनको लोकेट करना है। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जिसको हमने भगा के कंप्लीट किया है। होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि क्लास 11 जियो का मैपवर्क है, आपको ईजिली नहीं मिलता कहीं पर भी सिलेबस, वो मैंने पब्लिश कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऊपर आई टैब, आई बटन के ऊपर जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है। और आप मेरे से जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। कैसे, टेलीग्राम पे आ जाइए। ओके, ज्योग्राफी गुरु उसको सर्च कीजिए, मिल जाएगा, वरना लीजिए, लिंक भी दिया गया। आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, वहाँ पे ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल को सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊँगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।